गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू वीरू एकेडमी वेयर लर्निंग मीट सक्सेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम काफी लंबे समय के बाद आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। इसके पीछे रीजन कई सारे हैं, लेकिन रीजन पे हम ध्यान नहीं देंगे। ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि आज मैं आप लोग के सामने कुछ अनाउंस करने वाला हूं। अनाउंस में ये है दोस्तों कि आज डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर है। खबर क्या है? जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं उनका स्कोप के बारे में भी बताऊंगा कि क्या स्कोप होने वाला है फ्यूचर में। इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था या कुछ स्टूडेंट मेरे पास मिलने भी आए थे कि सर आप डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए कुछ लेक्चर बना लीजिए, हमें प्रोवाइड कराइए, हमें बहुत ही परेशानी होती है सिलेबस को क्लियर करने में या फिर एग्जाम देने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए कुछ पढ़ा दीजिए ताकि हम लोग पास हो जाए। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा दोस्तों डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में। जो डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा जिसे कहते हैं, वह एक प्रकार का फार्मासिस्ट होता है। वह मेडिकल साइंस का एक हिस्सा होता है। मेडिकल साइंस का हिस्सा यानी जीव का हिस्सा, जीव को बचाने की हिस्सा। दोस्तों, आज तक जितने भी बायोलॉजी या फिर जितने भी आपने बॉटनी जूलॉजी पढ़ी है उसको अब फिजिकल रूप में साकार करने का समय आ गया है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि डी फार्मा करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, डी फार्मा करने के बाद आप एक अच्छा सा मेडिकल शॉप खोल सकते हैं जिसमें डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई दवाइयों को समझ करके आपको पेशेंट को देना होता है। दूसरा, आप होलसेल का बिजनेस भी कर सकते हैं यदि आपने डी फार्मा करा हुआ है। होलसेल का बिजनेस यानी मेडिकल फील्ड में, ये ना कि खिलौनों का बिजनेस या फिर किराना फॉर्चून का बिजनेस। क्योंकि किराना और फॉर्चून एक अनएजुकेटेड पर्सन भी कर सकता है, लेकिन फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और वो सारा लाइसेंस आपको डी फार्मा करने के बाद यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद मिल सकता है। तो दोस्तों, इसका स्कोप फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने वाला है, तो आप बेझिझक इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सरकारी नौकरियों का भी चांस होता है, जैसे रेलवे में या फिर ईएसआई में या फिर कई सारे सरकारी अस्पताल में भी आपको नौकरी मिल सकती है एज ए केमिस्ट के फॉर्म में। अब आपने जान लिया दोस्तों कि डी फार्मा करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी फ्यूचर में। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। दोस्तों, डी फार्मा यदि आप कर रहे हैं तो आप एक जिंदगी बचाने जा रहे हैं। एक नहीं, बहुत सारी जिंदगियां बचाने जा रहे हैं। इस वजह से आपको इस फील्ड में या फिर डी फार्मा करते वक्त ये नहीं है कि कॉलेज की तरह पढ़ाई कर लिया, ट्यूशन चले गए, हाँ ठीक है निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, 17 नंबर पास कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, यहाँ पे आप एक जिंदगी को बचाने जा रहे हैं, कई सारी जिंदगियों को बचाने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको गहनता से नॉलेज होना चाहिए, गहनता से ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो सेशन मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इस सेशन में आपको बिल्कुल ही कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है। दोस्तों, डी फार्मा जो होता है वह 2 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब हम जान लेते हैं इन पांचों सब्जेक्टों के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, सेकेंड जो होता है वो सेकेंड ईयर में पढ़ना है। दूसरा होता है फार्मास्यूटिक्स, तीसरा होता है फार्माकोलॉजी, चौथा होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और पांचवा होता है सोशल फार्मेसी। तो दोस्तों, इन पांचों सब्जेक्टों में से मैं जो आज पढ़ाने वाला हूं आपको, उसका नाम है, यहाँ पे लिख देता हूं, ह्यूमन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी।
दोस्तों, यह फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है और ज्यादातर स्टूडेंटों को इनमें दिक्कत होती है। तो आज से हम इस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो साथी मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वह सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे और वो रहे एक कदम आगे। चलिए, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमिक यानी ऊपर से देख करके वो कैसा शेप दिखाई देता है, किस स्थान पे मौजूद है और किस कलर का है, कितना बड़ा है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कोई भी चीज हो, चाहे वो जीव हो या कोई अंग हो, तो ये सारा जो अध्ययन कहलाता है वह किसके अंतर्गत आता है, ह्यूमन एनाटॉमी के अंतर्गत। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति का हृदय है यानी हार्ट है। हार्ट कहाँ स्थित है, दो लंगों के बीच में स्थित है। कलर क्या है, रेड कलर का है। कहाँ पाया जाता है, थोरैक्सिक कैविटी में पाया जाता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो किसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अब हम जान लेते हैं फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, ये जो हार्ट है वो क्या फंक्शन करता है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या मैकेनिज्म होती है, ये सारी जो मैकेनिज्म हो गया या फिर उसका प्रोसीजर हो गया, किन किन रास्तों में ब्लड को भेजता है, ये सारा जो फंक्शन हम जानते हैं वह किसके अंतर्गत जानते हैं, फिजियोलॉजी के अंतर्गत। तो ये दोनों चीजों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों एक साथ हमको पढ़ना है। तो बहुत ही आसान तरीके से इन सारे लेक्चर को हम खत्म करने वाले हैं। इनको मिटा दो दोस्तों। चलिए, अब हम आज स्टार्ट करेंगे सेल के बारे में। दोस्तों, हाई स्कूल आपने करा होगा, इंटरमीडिएट करा होगा यानी 12वीं, तो उनमें आपने जान लिया होगा कि सेल यानी कोशिका होती क्या है और कोशिका को हम पढ़ते क्यों हैं स्टार्टिंग में। हालांकि मैं जो इससे पहले लेक्चर दिया था यानी रेलवे के लिए, तो उसमें मैं कोशिका बाद में पढ़ाया था। क्यों, क्योंकि वो बेसिक लोगों के लिए था, इसलिए मैं सारा एनर्जी कोशिका पे वेस्ट नहीं करना चाहता था उनका, इस वजह से कोशिका चैप्टर में बाद में पढ़ाया। लेकिन आप डी फार्मा करने जा रहे हैं यानी मेडिकल फील्ड के ही स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम पढ़ाने जा रहे हैं सबसे पहले कोशिका, सेल। दोस्तों, जो कोशिका होती है यानी सेल होता है, आपने अब तक याद करके रखा है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, बहुत लोगों को याद होगा ये डेफिनेशन, परिभाषा। लेकिन आप दोस्तों डी फार्मा के स्टूडेंट हैं यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो आपको इससे परे देखना होगा, क्योंकि आपको ये पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर समझना है कि किस अंग में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, बिल्कुल डीप में। ठीक है, तो हम सेल के पीछे जाने वाले हैं। जो सेल होता है वह एक्चुअल में किसका बना होता है, यह स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, वह 10th 12th या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन लेवल के लिए उनके लिए। लेकिन आप हैं डी फार्मा के स्टूडेंट, तो आपको सेल के पीछे क्या होता है, कैसे बनता है सेल, उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। जो सेल होता है वह बना होता है एटम से। एटम क्या होता है, परमाणु। अब परमाणु क्या होता है वो हम बाद में जानेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कहने का अर्थ बहुत ही छोटे होते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया,
और और क्या, ये प्लस का साइन मतलब और है दोस्तों, ये कामा लगा देता हूं मैं यहाँ पे। ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया और अमीनो एसिड हो गया, समझ जाना आप। ए मतलब अमीनो एसिड। तो ये क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के जो है परमाणु हैं। ठीक है, अब कई सारे स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट जब मिलेंगे आपस में तो क्या बनाएगा, मैक्रोमॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा। अब मैक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाते हैं दोस्तों, यही ग्लूकोज जुड़ करके कार्बोहाइड्रेट बना देता है, यही फैटी एसिड मिलके फैट का निर्माण कर देता है, और यही अमीनो एसिड मिलके किसका निर्माण कर देता है, प्रोटीन। दोस्तों ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये डी फार्मा की ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बेस तैयार हो रहा है। यदि इसको आपने ध्यान से नहीं देखा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे का लेक्चर भी आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे, क्योंकि सारी चीजें इसी पे डिपेंड है। ये न्यू तैयार हो रहा है, यानी जब तक न्यू मजबूत नहीं करेंगे आप लोग, इमारत बहुत ऊंचा नहीं जा सकता। तो मैं बार बार इस चीजों को ध्यान दिला रहा हूं आपको कि ये लेक्चर आपको देखना ही देखना है और समझना भी है। ठीक है, तो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट मिलके क्या बनाएंगे, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगे। इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आ जाता है। अब बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिल करके मैक्रो असेंबली बनाते हैं। असेंबली कहने का मतलब जुड़ना, यानी बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिल करके मैक्रो मॉलिक्यूल्स असेंबली बनाते हैं। जैसे प्रोटीन प्लस आरएनए मिलके क्या बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। अब प्रोटीन और प्रोटीन प्लस डीएनए मिलकर क्या बनाया जाएगा, क्रोमोसोम। तो आपने देखा दोस्तों कैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिल करके मैक्रो मॉलिक्यूल्स असेंबली बनाता है, जिसमें प्रोटीन आरएनए से मिलकर राइबोसोम का निर्माण करेगा और प्रोटीन डीएनए से मिलकर के क्रोमोसोम का निर्माण करेगा। ये सारी चीजों का जब निर्माण हो जाएगा तो ये सारी चीजें मिल करके, ये सारी चीजें मिलके यानी मैक्रो मॉलिक्यूल असेंबली मिल करके किसका निर्माण करता है, सेल का यानी कोशिका का निर्माण कर देता है। अब दोस्तों ये देखिए, ये तो पीछे की कहानी है। यानी कोई पिक्चर शुरू होता है तो उसके पीछे यानी बैकग्राउंड में कई सारे एक्टर रहते हैं, जैसे गाने वाले एक्टर अलग हैं, वो दिखाई नहीं देंगे आपको। ठीक है, कुछ राइटर होते हैं लिखने वाले, वो भी नहीं दिखाई देंगे। डायरेक्टर होते हैं जो उनका बहुत ही रोल होता है, वो भी नहीं दिखाई देंगे। डांसर जो सिखाने वाले होते हैं वो भी नहीं दिखाई देते हैं। दिखता कौन है आपको, एक्टर दिखता है। तो एक्टर से हम मान लेते हैं ये इसकी फिल्म है। ठीक है, तो कोशिका का यहां से निर्माण होता है। तो आज तक हम यहीं से शुरुआत करते आए हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड के हीरो हैं ये सारे हैं। एटम जिसका वेट होता है स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड। बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट जुड़ करके क्या बनाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आ जाते हैं। बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स जुड़ करके मैक्रो मॉलिक्यूल असेंबली बनाते हैं, जिसमें प्रोटीन और आरएनए मिलकर राइबोसोम का निर्माण कर देगा, प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण कर देगा। बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल असेंबली जुड़ करके कोशिका का निर्माण कर देती है। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां भी ध्यान देना। अब कोशिका का निर्माण हो चुका है, अब आगे चलते हैं। बहुत सारे कोशिका मिलके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, यानी ऊतक का निर्माण करेगा। ठीक है, अब बहुत सारे टिश्यू मिल करके किसका निर्माण करेंगे, ऑर्गन का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, ऑर्गन यानी अंग का निर्माण करेंगे। अब बहुत सारे अंग मिलके ऑर्गन
सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे। यहां तक दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के किसका निर्माण करेगा? इंडिविजुअल का निर्माण कर देगा, यानी एक परिपक्व शरीर का निर्माण कर देगा। दोस्तों ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर। इसी के इर्द गिर्द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी घूमने वाला है। कैसे? सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? सेल यानी कोशिका के बारे में। फिर कोशिका के अंदर कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, यानी कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। जब ये सारी कोशिका हम खत्म करा लेंगे तो इसके बाद हम जानेंगे टिश्यू यानी ऊतक के बारे में। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड कौन सा ऊतक है, बोन कौन सा ऊतक है, कितने प्रकार के होते हैं, वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद हम जानेंगे अंग, अंग कौन सा होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, उनका फंक्शन क्या होता है। इसके बाद हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये ऑर्गन सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया और स्केलेटन सिस्टम हो गया। ये सारे सिस्टमों के बारे में जानेंगे, तब हम जान पाएंगे इंडिविजुअल यानी पूरे परिपक्व मानव शरीर के अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है, उन सारे चीजों के बारे में। तो दोस्तों ये रहा इंट्रोडक्शन क्लासेस किसका? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। कल हम सेल यानी कोशिका चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमको आप दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।